चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब पुश हमारा फंक्शन हो गया था। अब आज हमें इंप्लीमेंट करना है पॉप। आई होप आपने बना लिया होगा, राइट? तो एक बार कोड में पूरा ले लेता हूं। हमने स्टैक डिक्लेयर करा था। स्टैक के अंदर एक 5 इंटीजर्स का हमने एरे लिया था। एरे के अलावा एक टॉस था। देन हमारे पास एक पुश था जो पैरामीटर में ले रहा था स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर कॉमा इंटीजर। एक हमने बनाया था पॉप जो पैरामीटर में ले रहा था स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर। देन था मेन। मेन के अंदर आपने स्ट्रक्चर का वेरिएबल लिया हुआ था स्ट्रक्ट स्टैक एस। एक इंटीजर आई था, एक एक्स था। लूप में जाने से पहले आपने टॉस को इनिशियलाइज करा था विद -1। ठीक है। इसके बाद आपने एक फॉर लूप इटरेट करा था, जिस फॉर लूप में आपने आई को स्टार्ट करा था 1 से लेकर <6 तक। अंदर हमने लिखा था printf एंटर एलिमेंट। ये एलिमेंट यूजर से आपने डिमांड करा था। जो मिला स्कैनफ से वो आपने %d के थ्रू रख लिया अपने वेरिएबल x में। और फिर इसके बाद हमने कॉल करा था पुश। क्या पास करा था पुश को, जल्दी बताइए। पुश के कॉल में पुश को एज एन आर्गुमेंट क्या पास करा था, फटाफट जवाब दीजिए। जल्दी जल्दी बोलिए, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, फटाफट जवाब दें। वेरी गुड। पुश को पास करा था स्टैक का एड्रेस यानी एड्रेस ऑफ एस कॉमा एक्स, जो एलिमेंट पुश होना है। वेरी गुड। और इसके बाद आपने फॉर लूप को कर दिया था क्लोज। फिर आपको याद होगा हमने एक और फॉर लूप चलाया था, वो पॉपिंग के लिए था, जिसमें हमने कहा था i = 1, i <= 6, i++। यहां लिखा था हमने x = pop एड्रेस ऑफ s, और जो x में आया printf से हमने उसे पॉप्ड एलिमेंट कहकर स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दिया था, लाइक दिस। ये था हमारा मेन फंक्शन, और लास्ट में मेन को हमने कर दिया था क्लोज। ठीक है। इसके बाद आपको याद होगा हमने पुश बनाया था, वॉइड पुश, जिसके पैरामीटर्स में था स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर p कॉमा इंटीजर x। अंदर क्या करा था पुश में आपने, सबसे पहले बहुत बार बनाना है आपको पुश पॉप, इसलिए अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बताइए, बहुत सारे काम है डेटा स्ट्रक्चर में जो पुश पॉप से करेंगे आप। ओवरफ्लो चेक करा था। उसके लिए आपने क्या लिखा था इफ में, कि अगर p एरो टॉस की वैल्यू 4 के बराबर है तो यह मैसेज था printf स्टैक ओवरफ्लो। और अगर ऐसा है तो फिर हम यहां बिल्कुल नहीं रुके थे, इमीडिएट फंक्शन से हो गए थे रिटर्न। ठीक। अगर इस इफ में नहीं गए तो इसका क्या मतलब, अगर हम इस इफ के अंदर नहीं गए तो इसका क्या मतलब, तो इसका मतलब स्टैक में जगह है। फाइन। अगर स्टैक में जगह है तो हमने क्या करा, तो हमने p एरो टॉस += 1 करा, टॉस को बढ़ाया बाय 1, और हमने p एरो arr में p एरो टॉस वाले इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर कर दी थी x। इतना आपने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। इतने में अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो हम पॉप की तरफ चले। क्लियर है पुश पूरा? गुड। अब आ जाइए पॉप पे। पॉप के लिए
प्रोटोटाइप होगी INT पॉप, और याद होगा आपको पॉप भी पैरामीटर में स्ट्रक्चर का पॉइंटर लेगा, क्योंकि पॉप भी स्टैक में चेंज करेगा। क्या पॉप के कारण स्टैक में चेंजेस होंगे? बिल्कुल होंगे। पॉप स्टैक में चेंजेस करेगा, और अगर पॉप स्टैक में चेंजेस करेगा तो उसे भी पॉइंटर चाहिए। ठीक है, अंदर आपको एक लोकल वेरिएबल भी चाहिएगा, इंटीजर एक्स, ठीक है, जिसमें आप एलिमेंट रखकर रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब आपका पहला स्टेटमेंट होगा इफ। क्या चेक करेंगे यहां पर? जल्दी बोलिए, क्या चेक करेंगे? यहां पर चेक करेंगे आप कि क्या टॉस की वैल्यू -1 है। अगर टॉस की वैल्यू -1 है, इसका मतलब स्टैक खाली है। यस, इसका मतलब स्टैक खाली है। स्टैक खाली है मतलब स्टैक में कुछ भी नहीं है पॉप होने लायक। स्टैक खाली है मतलब स्टैक में पॉप होने लायक कुछ भी नहीं है। यस, स्टैक में पॉप होने लायक कुछ भी नहीं है। तो फिर आप यहां लिख देंगे प्रिंटफ में, यहां लिख देंगे आप प्रिंटफ में स्टैक अंडरफ्लो लिखेंगे। ये आपका मैसेज हो गया स्टैक अंडरफ्लो का, राइट। इसके बाद क्या करेंगे? जल्दी जल्दी बोलिए, इसके बाद क्या करेंगे? जल्दी बोलिए। नहीं मनीष, एक लाइन और आएगी, और मुझे लगता है मैक्सिमम लोग इस लाइन को भूल गए हैं। क्या लिखेंगे नेहा? क्या लिखना चाहिए मुझे इस प्रिंटफ के नीचे? मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिख के दो। इस प्रिंटफ के नीचे क्या लिखना चाहिए? एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिख के दो। आदर्श, वो तो बात की बात है बेटा। यस, मुझे इसके नीचे एक इंटीजर रिटर्न करना चाहिए। आप मानते हैं सिर्फ रिटर्न नहीं चलेगा? सिर्फ रिटर्न नहीं चलेगा, क्योंकि रिटर्न टाइप पॉप की इंट है। अगर पॉप की रिटर्न टाइप इंट है और आपने सिर्फ रिटर्न लिखा, तो कंपाइलर की तरफ से या तो गार्बेज रिटर्न होगा, पुराना कंपाइलर है तो, और मॉडर्न कंपाइलर्स हैं तो दे देंगे सिंटेक्स एरर, ये कहते हुए कि फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, है ना? क्योंकि आपके फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है ना। यहाँ यही तो समझने वाली बात है। पॉप की रिटर्न टाइप क्या है? पॉप की रिटर्न टाइप इंट है। अगर रिटर्न टाइप इंट है तो इसका क्या मतलब है? अगर रिटर्न टाइप इंट है तो इसका क्लियर कट मतलब है आपको कोई ना कोई वैल्यू तो रिटर्न करानी ही पड़ेगी, एट एनी कॉस्ट। सही बात है? समझ आ रहा है? ठीक है, इसलिए आपको यहां से लिखना होगा रिटर्न 0। खाली 0 ही नहीं, कुछ भी चलेगा, 0, -1, -2 कुछ भी चलेगा, बस एक इंटीजर रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न टाइप इंट है। अब बताइए, अगर इस इफ में नहीं गए तो स्टैक में एलिमेंट है? इस इफ में नहीं गए तो इसका मतलब ये निकालें कि स्टैक में एलिमेंट है। यस, तो क्या करें एलिमेंट है तो? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड, क्या करें एलिमेंट है तो? पॉप करें। कैसे करें? क्या स्टेटमेंट होगा पॉप करने के लिए? क्या लिखना चाहिए कि एलिमेंट पॉप हो जाए? थ्योरेटिकली बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉप करेंगे, बट कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए क्या लिखूं पॉप करने के लिए? कोडिंग बोलिए जल्दी। वेरी गुड। स्टेटमेंट होगा x इज इक्वल्स टू पी एरो ARR, सबस्क्रिप्ट में पी एरो टॉस, राइट। क्या आ जाएगा x के अंदर? टॉप एलिमेंट आ जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग टॉस को डिक्रीमेंट करेंगे। यस, इसके बाद हम लोग टॉस को डिक्रीमेंट करेंगे, और जो हमारे पास x में आया है उसे हम लोग कर देंगे रिटर्न। आ रहा है समझ जो कोड दिख रहा है स्क्रीन पे? ठीक है, अब इसमें 2-3 इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश है, वो जरा कर ले। सबसे पहली चीज ये बताइए, अगर स्टैक अंडरफ्लो हुआ, अगर स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं मनीष, आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। पहले जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दें। अगर स्टैक अंडरफ्लो की स्टेट में हुआ और स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं हुआ, तो यहां से क्या रिटर्न होगा? पॉप से 0 रिटर्न होगा। जब यहां से 0 रिटर्न होगा
तो आपका ये फॉर लूप क्या करेगा, यहां से 0 रिटर्न होगा, तो ये वाला फॉर लूप क्या करेगा, मेन का सेकंड वाला फॉर लूप, वेरी गुड, ये 0 को ये कहते हुए प्रिंट कर देगा कि ये पॉप्ड एलिमेंट है, कर देगा ना, राइट। तो एक इंप्रूवमेंट यहां भी करना चाहिए हमको, रिटर्न के ऊपर वाले दो स्टेटमेंट एक्सचेंज कर दें तो बहुत बड़ी दिक्कत है जसलीन, बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आपने टॉस को डिक्रीमेंट पहले कर दिया तो आपका टॉप एलिमेंट रिटर्न थोड़ी होगा, फिर उसके नीचे वाला एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। टॉप अगर मान लीजिए 4 पे है और 4 पे 50 पड़ा है और आपने पहले टॉस को डिक्रीमेंट कर दिया तो टॉस फिर 40 रिटर्न करेगा। तो अब यहां पर कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, हमें इस प्रिंटफ से पहले एक इफ लगाना चाहिए, बिल्कुल, और चेक करना चाहिए अगर एक्स 0 नहीं है तो ही ये प्रिंटफ हो। समझ आ रहा है ना। यहां पर हालांकि आप एक चीज मुझे और कह सकते हैं कि सर ये भी तो हो सकता है कि वाकई में एलिमेंट 0 हो सकता है, यूजर से जब आपने बोला हो एंटर एलिमेंट तो उसने 0 ही दे दिया हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, उसने 0 ही दे दिया हो। तो फिलहाल तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि यूजर हमें 0 के अलावा ही इनपुट्स दे रहा है स्टैक में। जब हम डायनेमिक स्टैक पढ़ेंगे तब हम इस प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। अभी हमें कोई एक नंबर ऐसा मानकर चलना पड़ेगा जो यूजर इनपुट में नहीं देगा, जो हमारे लिए इंडिकेट करेगा अंडरफ्लो को। ठीक है, आप -1 भी रिटर्न कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं मनीष, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलूं आगे, इतना क्लियर। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा इंप्रूवमेंट जो इस कोड में अब भी होने की गुंजाइश है वो ये कि ये जो लास्ट में दो लाइनें मैंने लिखी हैं पुश के अंदर, कैन वी क्लब देम इनटू वन लाइन, क्या इस कोड को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ये दो लाइनों की जगह एक लाइन में काम हो जाएगा, बताइए इन दो लाइनों की जगह एक लाइन का कोड क्या होगा, इन दो लाइनों की जगह एक लाइन का कोड क्या होगा, एवरीवन प्लीज राइट इन द चैट विंडो, क्या इन दो लाइनों को मर्ज करके एक लाइन बनाया जा सकता है, अगर बनाया जा सकता है तो कैसे, बिल्कुल सही मनीष, परफेक्ट आंसर, इसे एक लाइन बना सकते हैं बाय राइटिंग पी एरो ए आर आर प्लस प्लस पी एरो टॉस इज इक्वल्स टू एक्स। आप इस तरह से इसे एक सिंगल लाइन में लिखकर भी अपना काम कर सकते हैं, राइट। यहां नोटिस करिए प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट फॉर्म में लगा है, प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट फॉर्म में लगा है, तो कंपाइलर पहले पढ़ेगा प्लस प्लस पी एरो टॉस, जिस कारण से टॉस पहले बढ़ जाएगा और फिर उस बढ़े हुए इंडेक्स पे एलिमेंट आकर स्टोर हो जाएगा। आ रही है बात समझ, कुछ नहीं देना पड़ेगा। चले आगे, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, ऐसे ही बताइए ये जो तीन लाइनें लिखी गई हैं क्या इन तीन को एक लाइन में कर सकते हैं, एड्रेस पर स्टोर होगा, कौन एड्रेस पर स्टोर होगा, मैं समझा नहीं सुमित, किस लाइन के बारे में बोल रहे हो, नहीं समझा बेटा मैं आपकी बात, अनम्यूट करूं, अनम्यूट करता हूं, फिर बताओ आप क्या स्टेटमेंट है आपका। बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं बोल रहा था जैसे ये आपने प्लस प्लस पी एरो टॉस करा तो उसके जो एड्रेस रहेगा वह नेक्स्ट वो वाला एड्रेस नेक्स्ट हो जाएगा ना, मतलब एक एड्रेस एक मिनट इंक्रीमेंट एक हो। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पी एरो टॉस में क्या है, ये एड्रेस एड्रेस ना पी एरो टॉस में एड्रेस थोड़ी है, पी एरो टॉस में इंडेक्स है। हाँ इंडेक्स, हाँ सॉरी। तो वो इंडेक्स इंक्रीमेंट होगा ना। हाँ तो इंडेक्स इंक्रीमेंट होगा तो एरे का जो एड्रेस था वो नेक्स्ट एड्रेस चला जाएगा। एरे का एड्रेस कैसे चला जाएगा नेक्स्ट, में नहीं समझा। सर सुनो ध्यान ये से, आप, हाँ अगर मेरे पास आई की वैल्यू 0 है हाँ
और ये मेरे पास एक एरे है ARR। हाँ ARR का एड्रेस मान लो 2000 है, हाँ I की वैल्यू मान लो -1 है। हाँ तो अगर मैं कहता हूं ARR प्लस I इज इक्वल टू 10, तो इससे क्या होगा बताओ। ये जो 1 वाले सेल पे स्टोर, नहीं नहीं, ये 0 पे स्टोर होगा 10। तो एड्रेस कौन सा बढ़ जाएगा? नहीं सर, पर अपन जो परफॉर्मेंस तो एड्रेस पे कर रहे हैं ना चेंज। मान लो ये मेरा ये कहने का मतलब है, जैसे 0 से 4 तक के सेल को भी एक एड्रेस मिला होगा, अगर वो 0 एड्रेस पे रहेगा तो फिर फर्स्ट पे चला जाएगा। नहीं तो टॉस बाय डिफॉल्ट कहाँ पे रहेगा? -1 पे। हाँ हाँ, तो जब टॉस को आप इंक्रीमेंट करोगे तो 0 पे आएगा -1 से पहले। हाँ 0 पे आकर x डालेगा, हाँ अगली बार फिर 0 से 1 होगा ना। हाँ। पर सर मैं ये बोल रहा था, जैसे मान लो ये एक एरे में 5 इंटीजर है और उनके भी एड्रेस होंगे ना, मतलब एक एड्रेस का जैसे कुछ एड्रेस, फिर 1 सेल का कुछ एड्रेस। तो मेरा ये कहने का मतलब था, जैसे इंक्रीमेंट करेगा तो वो 1 से 2 पे चल जाएगा, वो ये बोल रहा हूँ। एड्रेस के इंडेक्स? एड्रेस एड्रेस। गलत सोच रहे हो बेटा। ओके पी सर, एरो हाँ टॉस अब से क्या हमें एड्रेस मिलेगा? नहीं, इंडेक्स मिलेगा। तो फिर इंडेक्स बढ़ेगा। ओके बढ़ाना भी तो हमें यही है। ओके सर। इमेजिन करो ये आपका एरे, चलो हम इसी का डायग्राम ले लेते हैं। ये आपका एरे है ARR, यस सर। ठीक है। ये 0 हाँ 1 2 3 इंडेक्सेस हैं, हम्म। ठीक है। तुम्हें लग रहा है इन इंडेक्सेस के एड्रेसेस होंगे? हाँ होंगे, बिल्कुल होंगे, बट हमने तो हाँ। टॉस के अंदर 0 रखा हुआ है ना। ओके सर ओके। हमने इंडेक्स थोड़ी रखा है। तो जब हम टॉस को बढ़ाएंगे तो इंडेक्स ही बढ़ेगा ना, हमने एड्रेस थोड़ी रखा है, सॉरी। ये टॉस वेरिएबल का यूज करके अपन डायरेक्ट उसको इंडेक्स दे रहे हैं। हाँ, इंडेक्स ही तो दे रहे हैं। यहाँ देखो s डॉट टॉस में -1 डाला है ना, ओके सर। पर तो वो सर एड्रेस जो थोड़ी है। अब जो अपन स्टेक का कंसेप्ट लगा रहे हैं वो एड्रेस पे ही चेंज कर रहे हैं वेरिएबल को। हाँ हाँ, एरे के एड्रेस में जाकर, एरे के इंडेक्सेस पे जाकर वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अच्छा ओके सर। और सर एक और डाउट था, अगर इसकी जगह अपन पॉइंटर ना लेके स्टेक का ही वेरिएबल ले लेते तो उसका स्कोप फिर कोई यूज ही नहीं रहता है ना। अगर हम स्टैक का वेरिएबल ले लेते, मतलब यहाँ स्टार ना लगाए, ऐसा कह रहे हो पुश में, हाँ हाँ तो फिर ये पास बाय वैल्यू होता। हाँ। तो फिर पास उसका कोई पास स्कोप ही बाय नहीं वैल्यू होगा। में, बाद में नहीं, हाँ, पास बाय वैल्यू में भी आप एस पास करते हैं यहाँ से, फिर एड्रेस पास नहीं करते पुश में। ये जो हाँ फॉर लूप के लास्ट में आपको कॉल दिख रहा है, ये एस होता। हाँ यहाँ से अगर एस पास होता तो यहाँ भी एस बनता। हाँ दोनों एस अलग अलग होते, दो स्टैक हाँ। बनते, एक मेन वाला स्टैक बनता, एक पुश वाला स्टैक बनता। डेटा पुश पुश वाले स्टैक में होता, मेन वाले स्टैक में गार्बेज पड़ा रहता। ओके सर ओके सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। अब बताइए, वो जो पॉप में 3 लाइनें हैं, क्या उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं एक लाइन में? जल्दी जल्दी बोले फटाफट। क्या ये 3 लाइनें एक लाइन में रिड्यूस हो सकती हैं? बिल्कुल सही नहीं यार। ये 3 लाइन की जगह आप लिख सकते हैं रिटर्न, रिटर्न के पैरेंथेसिस में P एरो ARR, P एरो टॉस माइनस माइनस, या माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट फॉर्म में है, तो पहले P एरो ARR P एरो टॉस चलेगा। इससे आपको करंट एलिमेंट मिल जाएगा जिसको टॉस पॉइंट कर रहा है, और बाद में टॉस की वैल्यू हो जाएगी बाय 1 डिक्रीमेंट। आ रहा है समझ? जल्दी जल्दी बोलिए, इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब अभी भी इस कोड में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, यहां ये कोड प्रोग्रामर की मर्जी से पुश पॉप कर रहा है ना। डेटा भले ही आप यूजर से ले रहे हैं, लेकिन पुश कॉल होगा कि पॉप कॉल होगा, ये तो प्रोग्रामर तय कर रहा है। जैसे मैंने तय कर लिया 6 बार पुश कॉल करूंगा मैं ये चाहता हूं ये कोड हम यूजर से इंटरेक्ट करके बनाएं। कहने का मेरा मतलब, जब हमारा प्रोग्राम रन हो तो यूजर के सामने ऑप्शन आए लिखा हुआ। क्या ऑप्शन लिखा हुआ आना चाहिए यूजर के सामने? यूजर के सामने प्रोग्राम 3 दे। स्टैक की साइज तो फिक्स ही रहेगी आदर्श, वो तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम डीएमए ना पढ़ लें। जब लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तब स्टैक को करेंगे चेंज,
तब तक तो हमें स्टैक एरे से ही बनाना है, और जब एरे से बनेगा तो हमेशा फिक्स साइज का ही बनेगा। ठीक है, अब आपको चेंज जो करना है वो ये कि आप यूजर को बोलेंगे सेलेक्ट एन ऑपरेशन। ये आप यूजर को ऑप्शन देंगे। सेलेक्ट एन ऑपरेशन में आप उसे पहला ऑप्शन देंगे पुश कर ले, दूसरा ऑप्शन देंगे आप उसे पॉप कर ले, तीसरा ऑप्शन आप उसे देंगे क्विट कर जाए, और यहां वेट करेंगे आप यूजर की चॉइस का। इमेजिन करिए मैंने 1 लिखा, तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा? जवाब दें, जवाब दें, आपका प्रोग्राम क्या करेगा? आपका प्रोग्राम मुझसे बोलेगा एंटर एलिमेंट टू पुश। राइट, मैंने मान लीजिए 10 दिया, प्रोग्राम क्या करेगा? प्रोग्राम बोलेगा पुश्ड 10 सक्सेसफुली, मुझे कंफर्मेशन देगा कि 10 सक्सेसफुली पुश्ड हो गया है, और इसके तुरंत बाद मेरे सामने वापस ऑपरेशंस की लिस्ट आ जाएगी। समझ रहे हैं? इसके तुरंत बाद मेरे सामने वापस ऑपरेशंस की चॉइस आ जाए। फिर से मुझे लिखा हुआ मिलना चाहिए सेलेक्ट एन ऑपरेशन, और प्रोग्राम इंतजार करे मेरे जवाब का। एज अ यूजर इस बार मैंने कहा फिर से मुझे पुश करना है, तो प्रोग्राम फिर से मुझसे एक एलिमेंट पुश करने के लिए मांगे। राइट, जो भी मैं इनपुट दूं, इमेजिन करिए इस बार मैंने 20 दिया, तो प्रोग्राम मुझे बोले पुश्ड 20 सक्सेसफुली, और ये करने के बाद फिर से मेरे सामने ऑपरेशंस की चॉइस आ जाए। और ये सिलसिला कब तक चलता रहे? ये सिलसिला, ये प्रोसेस कब तक चलता रहे? जब तक एज अ यूजर मैं आपसे ना कहूं कि मुझे क्विट करना है। जब तक एज अ यूजर मैं आपसे ना कहूं कि मुझे क्विट करना है। ठीक है, और अगर मैंने कोई चॉइस गलत दी तो, अगर मैंने कोई चॉइस गलत दी तो रॉन्ग चॉइस देकर आप फिर मेरे सामने सेलेक्ट एन ऑपरेशन का ऑप्शन रख देंगे। यानी प्रोग्राम बंद तभी होना चाहिए जब यूजर क्विट चॉइस के तौर पे इनपुट करे, मतलब 3। बन जाएगा? जल्दी बोलिए, बन जाएगा? राइट, कहां चेंज आएगा? ये आपका असाइनमेंट है, कहां चेंज आएगा? चेंज सिर्फ मेन में आएगा, बस। पुश पॉप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आ रही है बात समझ? सो रीडिजाइन द प्रीवियस कोड सो दैट, ब्रेक लगाएं, एग्जिट लगाएं, जो भी आप लगाएं। सो रीडिजाइन द प्रीवियस कोड सो दैट द मेन फंक्शन now becomes choice based, and this choice must be taken from the user. The choice must be, options लिख रहा हूं मैं, 1 push, 2 pop, 3 quit. Perform the actions according to user's choice, but make sure to terminate the code only when the user selects quit. नहीं तो प्रोग्राम चलता रहे। आ रहा है असाइनमेंट समझ? अगर यूजर ने 0 एलिमेंट दिया, हम ये मान रहे हैं नहीं देगा, फिलहाल 0 दिया तो मैसेज दे देना, यूजर तुम ही तो हो, और कौन है यूजर? ये बताओ अयास, किसी और को दे रहे हो प्रोग्राम चलाने के लिए अभी क्या? अभी तो तुम ही चला रहे हो ना। तो अभी हम ये मान लेंगे, जब हम इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में करेंगे, प्रोफेशनली करेंगे, तो स्टैक ऐसे बनाएंगे ही नहीं। फिर स्टैक कैसा बनेगा? स्टैक बनेगा डायनेमिक। जब स्टैक डायनेमिक बनेगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 0 वाली। ठीक, चलूं आगे। ठीक है, क्या क्या लगेगा यहाँ, ये बता के आगे बढ़े तो क्या लगेगा यहाँ पे? इस कोड में लूप लगेगा? लगेगा। कौन सा लूप लगेगा? इस कोड के लिए बेस्ट लूप कौन सा है?
इस कोड के लिए बेस्ट लूप डू वाइल है। यहां पर आपको यूज करना चाहिए डू वाइल, वाइल नहीं सुमित। इस कोड के लिए बेस्ट लूप डू वाइल है। बनने को तो ये फॉर से भी बन जाएगा, बट बेटर है आप इसको डू वाइल से बनाएं। राइट, डू वाइल बेटर क्यों है? क्योंकि कम से कम एक बार तो यूजर चॉइस करेगा ना, पुश पॉप क्विट कुछ तो बोलेगा, एक बार तो यूजर से चॉइस लेनी है आपको। तो इस केस में डू वाइल इज मच बेटर। तो डू वाइल के अलावा और क्या लगेगा? स्विच लगेगा। यस, स्विच लगेगा। कितने केस बनेंगे स्विच में? टोटल कितने केसेस हैंडल करोगे? वेरी गुड रुद्रेश, 4 केस हैंडल होंगे। एक 1, एक 2, एक 3 और एक डिफॉल्ट, जिसमें आप बोलेंगे रॉन्ग चॉइस और यूजर से फिर चॉइस मांगेंगे। बन जाएगा? दिमाग में पिक्चर इमेजिन हो रही है? ठीक, तो इतना आपको करना है। अपन आगे बढ़ते हैं। ये हमारा स्टैक का बेसिक्स खत्म हुए। अब बात करते हैं स्टैक की एप्लीकेशंस क्या है। आई मीन टू से स्टैक पढ़ तो लिया, अब अगर कोई पूछेगा स्टैक यूज कहां होता है तो हम उसे कैसे जवाब देंगे, कैसे समझाएंगे? तो ध्यान से सुनिएगा। स्टैक बेहद बेहद इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है और कई जगहों पर कंपाइलर खुद इंटरनली स्टैक का इस्तेमाल करता है। तो मैं आपको विद एग्जांपल समझाना हो कि स्टैक कहां कहां यूज होता है इंटरनली प्रोग्रामिंग में, एज वेल एज आप भी अपने कोड में इसको यूज करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो स्टैक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर which is used by compiler for the following tasks. Listen very 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 carefully. आगे बहुत कुछ इस थ्योरी, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो आप अब पढ़ने जा रहे हैं। तो कंपाइलर कई सारी जगहों पर स्टैक का यूज करते हैं। नंबर 1 बताइएगा, जो मैं लिख रहा हूं वो समझ आ रहा है आपको? कंपाइलर्स use stack for storing local variables declared inside a function. बताइए, ये बात समझ आ रही है? आप आपके फंक्शन के अंदर जितने भी लोकल वेरिएबल्स बनाते हो, उन लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी में स्टोर करने के लिए कंपाइलर्स स्टैक का यूज करते हैं। ये कोड ये बात समझा रहा है। तो आप सबसे पहले तो बताइए लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? व्हाट आर लोकल वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग? जल्दी जल्दी बोलें, प्रोग्रामिंग में लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरी गुड, वो वेरिएबल्स जिन्हें आप बॉडी के अंदर बनाते हैं। तो जब भी आप फंक्शन बॉडी के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन सी लैंग्वेज का कंपाइलर इन वेरिएबल्स को मेमोरी में जब स्टोर करता है तो कहां पे स्टोर करता है? क्या बताने की कोशिश हो रही है? सी लैंग्वेज का कंपाइलर जब इन वेरिएबल्स को मेमोरी में स्टोर करता है तो कहां पे स्टोर करता है? क्या बताने की कोशिश हो रही है? सी लैंग्वेज का कंपाइलर जब इन वेरिएबल्स को मेमोरी में स्टोर करता है तो स्टोर करता है इन द स्टाइल ऑफ स्टैक। स्टोर करता है वो इन्हें इन द स्टाइल ऑफ स्टैक। ठीक है, इस बात को समझने के लिए इस छोटे से एग्जाम्पल को ऑब्जर्व कीजिए। मैंने मेन के अंदर आकर ध्यान दीजिएगा, 3 इंटीजर्स डिक्लेयर करे, ए, बी और सी, जिनमें मैंने वैल्यू असाइन करी 10, 20, 30। ना सपोज मैं प्रिंटफ में सिर्फ %d लिखकर छोड़ देता हूं, सिर्फ इतना लिखकर छोड़ देता हूं। नोटिस करिए, सिंटैक्टिकली मैंने सही स्टेटमेंट नहीं लिखा है ना? क्या कहते हैं आप? सिंटैक्टिकली मैंने सही स्टेटमेंट नहीं लिखा है ना यहां पर, है ना? मैंने एक वेरिएबल मिस कर दिया है। नॉर्मली तो आपने पढ़ा है प्रिंटफ का सिंटेक्स होता है कि आप प्रिंटफ में %d लगाएं तो कॉमा करके वेरिएबल का नाम भी दें। मैंने दिया है? नहीं, मैंने वेरिएबल का कोई नाम नहीं दिया है।
अब मैक्सिमम टाइम लोगों को लगता है इस प्रोग्राम में या तो एरर आएगी और या तो ये प्रोग्राम आउटपुट में अपन को गार्बेज प्रिंट करके देगा। मैक्सिमम लोग इस प्रोग्राम के आउटपुट के बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तब आप देखेंगे ये प्रोग्राम आपको गार्बेज नहीं, ये प्रोग्राम आपको बी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करके देगा। और जब ये प्रोग्राम आपको बी वेरिएबल के सी वेरिएबल सॉरी हमारे पास 3 वेरिएबल है, जब ये प्रोग्राम आपको सी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करके देगा तो उसका साफ साफ कारण ये है कि कंपाइलर ने मेमोरी में ए के ऊपर बी और बी के ऊपर मेंटेन करा है सी को। जब आप उसे बताएंगे ही नहीं कि आपको कौन सा एलिमेंट चाहिए तो वो बाय डिफॉल्ट वही एलिमेंट लेकर आएगा जो टॉप पे है। और बताइए स्टैक में टॉप पे कौन रहेगा इन तीनों में से? इन तीनों में स्टैक में टॉप पे कौन रहेगा? स्टैक में टॉप पे सी रहेगा। तो कंपाइलर ने यहां रखा हुआ है 10, यहां रखा हुआ है 20, यहां रखा हुआ है 30। जब आपने कुछ बोला ही नहीं तो उसने 30 को पॉप करा और वही 30 आपके स्क्रीन पे आउटपुट के तौर पे दे दिया। आया समझ? छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हुआ? ठीक। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरी सिचुएशन जहां कंपाइलर्स स्टैक यूज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। Whenever we call a function, जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, क्या फंक्शंस को आर्गुमेंट्स पास करे जाते हैं? जल्दी बोलिए, क्या फंक्शंस को आर्गुमेंट्स पास करे जाते हैं? वेरी गुड। एंड पास आर्गुमेंट्स टू दैट फंक्शन, ध्यान देना। देन these arguments are read from right to left, are read from right to left, comma, pushed in a stack, and then upon reaching the function, they are popped and printed. They are popped and printed तो नहीं कहेंगे, कह देते हैं received in function arguments। अब ये इतनी लंबी चौड़ी बात जो मैंने लिखी है इसका क्या मतलब है, ये भी आपको एक छोटे से डेमो से समझाता हूं मैं, देखिएगा ध्यान से। इमेजिन करिए मैंने मेन के अंदर 3 इंटीजर्स डिक्लेयर करे, एक ए जिसमें 10 डाला, एक बी जिसमें 20 डाला, एक सी जिसमें 30 डाला। फिर मैंने यहाँ printf लिखकर लिखा %d कॉमा करके कहा a, b, c। ऐसे मैंने इस कोड को लिखा। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा जब ये printf सॉल्व होगा तो बताइए कंपाइलर पहला आर्गुमेंट क्या पास करेगा? ए बी सी में से पहला आर्गुमेंट क्या पास करेगा? तो आपने नॉर्मली पढ़ा होगा ए, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। द रियलिटी इज कंपाइलर जब फंक्शन कॉल सॉल्व करता है तो आर्गुमेंट्स की पासिंग हमेशा करता है राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में। मतलब कंपाइलर के पास एक स्टैक होता है, जिस स्टैक में उसने सबसे पहले राइट मोस्ट आर्गुमेंट पुश करा। बताइए राइट मोस्ट आर्गुमेंट कौन है? बोलिए। सी है। सी की वैल्यू कितनी है? 30 है। ठीक है, उसके ऊपर वो बी पुश करेगा, बी की वैल्यू कितनी है? 20 है। उसके ऊपर वो ए पुश करेगा, ए की वैल्यू कितनी है? 10 है। अब स्टैक इतने दिन में इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि लीफो प्रिंसिपल पे बेस्ड है। स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब जब आप इसको खाली करेंगे तो लास्ट इन कौन था? 10 था ना? तो सबसे पहले बाहर आपको आता हुआ नजर आएगा 10, तो पहले आउटपुट में 10 आता है, फिर आपको आउटपुट में नजर आता है 20, फिर आपको आउटपुट में नजर आता है 30। ये असली तरीका है, रियल वे है कंपाइलर के आर्गुमेंट्स पास करने का। बोले जल्दी, समझ आई मेरी बात? ठीक है, अब इस बात को मैं एक और एग्जांपल से प्रूव करता हूं। ये वाला एग्जांपल तो इस बात को इतना क्लियर नहीं करता, लेकिन एक और एग्जांपल जरूर क्लियर करेगा। देखें आप ध्यान से। इमेजिन करिए हमारे पास ए वेरिएबल की वैल्यू 10 है
इमेजिन करिए हमने प्रिंटफ में लिखा है परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी कॉमा प्लस प्लस ए कॉमा प्लस प्लस ए कॉमा ए प्लस प्लस। और मैं आपसे कहता हूं इसे सॉल्व करके बताइए कंपाइलर इसका आउटपुट क्या देगा। नॉर्मली मैंने देखा है जब मैं ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को देता हूं तो सॉल्व करते हैं इसको लेफ्ट टू राइट। तो उन्हें लगता है सबसे पहले ये प्लस प्लस ए चलेगा, फिर ये वाला प्लस प्लस ए चलेगा, फिर ये वाला ए प्लस प्लस चलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब कंपाइलर इसे सॉल्व करेगा तो गौर करिए सॉल्व करेगा राइट टू लेफ्ट। कैसे करेगा ध्यान से करिए मेरे साथ इवैल्यूएट। सबसे पहले वो पढ़ेगा ए प्लस प्लस। यहां ये भी मत सोचिएगा कि सर प्री इंक्रीमेंट तो पहले सॉल्व होता है। बिल्कुल सही बात है, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट के पहले सॉल्व होता है, लेकिन तब जब ये किसी एक्सप्रेशन का पार्ट हो, तब नहीं जब ये आर्गुमेंट के तौर पे पास हो रहे हैं। अगर ये आर्गुमेंट के तौर पे पास हो रहे हैं तो कंपाइलर प्री पोस्ट सब भूलकर सिर्फ राइट टू लेफ्ट ऑर्डर याद रखता है। तो कंपाइलर अब राइट वाले पार्ट पे जाएगा। क्या है सॉरी, क्या है ए की करंट वैल्यू? ए की करंट वैल्यू 10 है, तो स्टैक में जाएगा 10 और पोस्ट इंक्रीमेंट के कारण ए 11 हो जाएगा। जल्दी बोलिए यस और नो हो जाएगा। फिर कंपाइलर सेकंड आर्गुमेंट को पढ़ेगा, ये ए को बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। कितना होगा? 11 बढ़कर 12 हो जाएगा, तो स्टैक में जाएगा 12। फिर ये वाला प्लस प्लस ए चलेगा, ये फिर ए को बढ़ाएगा, कितना हो जाएगा ए? 13। आउटपुट देखेंगे तो आएगा 13 12 10। जबकि आप सोचिए अगर कंपाइलर प्लस प्लस ए को पहले चलाता तो पहला आउटपुट 11 आना चाहिए था। अगर कंपाइलर प्लस प्लस ए को पहले चलाता तो पहला आउटपुट 11 आना चाहिए था, लेकिन आएगा नहीं। इसका आउटपुट आएगा 13 12 10। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको देता हूं, इस बार आप सॉल्व करिए और ध्यान से करना। यही कोड है और इस बार मैंने कॉल करा प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस। बताइए क्या आउटपुट आ रहा है? इतना समझाने के बाद भी गलत, इतना समझाने के बाद भी गलती कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, यस अभिजीत, 12 11 10 आएगा। सबसे पहले कंपाइलर सॉल्व करेगा इस वाले ए प्लस प्लस को, करेगा। गलत है बेटा, गलत है केतन, गलत आउटपुट दे रहे हैं। समझिए अब ध्यान से मेरे साथ। सबसे पहले ए प्लस प्लस चलेगा, लास्ट वाला, हाँ या ना? चलेगा। तो स्टैक में क्या जाएगा? 10 जाएगा। उसके बाद ए बढ़कर 11 हो जाएगा। ठीक, अब अगला है सिर्फ ए, तो 11 ही जाएगा स्टैक में। ठीक, फिर ये वाला चलेगा प्लस प्लस ए, ये कर देगा 12। अब आप इन्हें पॉप करिए तो क्या आएगा आंसर? 12 11 10। समझ आया? नहीं आया? अभी भी समझ आया? चलिए एक और एग्जांपल देता हूं, 2 एग्जांपल और दे रहा हूं। पहला वाला कीजिए, इंटीजर ए इक्वल टू 10, printf परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी कॉमा ए प्लस प्लस कॉमा प्लस प्लस ए
कॉमा प्लस प्लस ए। करिए सॉल्व और जवाब दीजिए क्या आ रहा है आंसर। बिल्कुल सही। अगर आपका आंसर 12 12 11 आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है। करिए सॉल्व। ये स्टैक है। सबसे पहले प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए के कारण 10 की वैल्यू बढ़कर 11 हो जाएगी। स्टैक में 11 पुश होगा ये वाले प्लस प्लस ए के कारण। यस और नो? होगा। फिर इसके बाद कंट्रोल आगे बढ़ेगा, अगले प्लस प्लस ए को सॉल्व करेगा। तो अब स्टैक में 12 जाएगा। जल्दी जल्दी बोलते चले हाँ या ना। जाएगा। फिर कंपाइलर इस वाले ए प्लस प्लस पे आएगा, लेकिन ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो ये 12 डालकर ए को 13 करेगा। राइट। अब जब स्टैक से पॉपिंग होगी तो पहले कौन बाहर आएगा? 12, फिर 12, फिर 11। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। इंटेजर a इक्वल टू 10, printf परसेंटेज d, परसेंटेज d, परसेंटेज d, कॉमा a ग्रेटर देन 5, कॉमा a डबल इक्वल टू 10, a डबल इक्वल टू 10, कॉमा a इज इक्वल टू 4। बताइए कैसे सॉल्व होगा? आंसर बताइए। वेरी गुड, परफेक्ट। आंसर आएगा 004। ऐसे आएगा कि कंपाइलर पहले एक्सट्रीम राइट पे जाएगा। सबसे पहले कंपाइलर सॉल्व करेगा a इज इक्वल टू 4, जिस कारण से a की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो अब a में जो 10 था वो ओवरराइट हो गया 4 से। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? a का 10 4 से ओवरराइट हो गया, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अब a के अंदर वैल्यू आ गई 4। ठीक। अब इसके बाद आपने कंपेयर करा 4 को 10 से। क्या 4 और 10 बराबर हैं? क्या 4 और 10 बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक। अब सी प्रोग्रामिंग में जब कंडीशन फॉल्स होती है तो रिजल्ट क्या आता है? सी प्रोग्रामिंग में कंडीशन फॉल्स होती है तो रिजल्ट 0 आता है। ओके, तो 4 डबल इक्वल टू 10 का रिजल्ट 0 आया। फिर कंपेयर हुआ, क्या 4 5 से बड़ा है? नहीं, 4 5 से बड़ा भी नहीं है, तो इसका भी रिजल्ट 0 आया। अब जब पॉपिंग हुई तो आएगा 0 0 4। आई होप क्लियर हो गए होंगे इतने सारे एग्जाम्पल से आउटपुट्स। समझ में आ रहे हैं? चलिए अब 1 बाय 1 जो आपने यहां करा उसका आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं मैं। यस मनीष, अनम्यूट करो। श्योर।
जी मनीष बोले। सर मुझे वो जो कंपाइलर का जो पहला वाला एप्लीकेशन था सर, उसमें डाउट है, वो वाली स्लाइड में। कंपाइलर का पहला वाला एप्लीकेशन, ये वाला। बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे स्टोर स्टैक के फॉर्म में करता है या बस निकालने का काम स्टैक के इसमें करता है? स्टोर भी जैसे स्टैक के फॉर्म में करता है। तो सर जैसे स्टोर अपन भी जैसे हम्म जैसे 10 20 30 स्टोर है सर, है ना? हम्म तो हम्म अभी अपना टॉस समझ लीजिए 30 पे है हम्म और अपने को बी की वैल्यू प्रिंट करवाना है। तो तो सर कंपाइलर को आप टॉस, प्रिंटफ में बी देंगे, आप प्रिंटफ में जी आप सर, बी देंगे तो तो पहले फिर 30 तो को पॉप करेगा, पॉप कर 30 देंगे को तो सर पॉप करेगा। वो तो रिमूव हो जाएगा फिर। नहीं तो फिर होगा ना, वो अपन, पॉप करके रख लेगा अपने पास। अच्छा ऐसा है क्या सर? फिर 20 वही को प्रिंट करेगा और फिर 30 को वापस पुश करेगा। सर, फिर वहां जैसे अपन रेंडम प्रिंट करवाना चाहेंगे तो वो रेंडम स्टेप नहीं ले करिए पाएगा कम? करिए, नहीं आप लेकिन, रैंडम प्रिंट कराइए, कंपाइलर पुश पॉप करेगा इंटरनली। अच्छा वही वही डाउट था सर। अभी देखिए, थैंक इसको यू हम सर। प्रूव करते हैं कोड से। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। चलिए अब मैं लॉन्च कर रहा हूं आईडी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे ये जो भी आपने अभी देखा इसका प्रूफ अपन ले रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल स्क्रीन पे रख रहा हूं मैं, नहीं तो पैचेस आना शुरू हो जाएंगे। पैच तो नहीं आ रहा कोई ब्लैक ब्लैक कलर का? जल्दी जल्दी बोलिए, स्क्रीन क्लियर है? कोई पैच तो नहीं आ रहा? वेरी गुड। सबसे पहले आप इस चीज को ऑब्जर्व करिए। मैंने 2 हेडर फाइल्स यूज करी एज यूजुअल, और जो पहला एग्जांपल अपन ने देखा था उससे स्टार्ट करा। वो था, यहां पर मैंने लिखा इंट a इज इक्वल टू 10, कॉमा b इज इक्वल टू 20, कॉमा c इज इक्वल टू 30। स्क्रीन क्लियर करके मैंने सिर्फ प्रिंटफ में %d डाला, दैट्स इट, और प्रोग्राम को कर दिया मैंने रन। चेक करिए आउटपुट में क्या आ रहा है। 30 किसकी वैल्यू है? 30 आपके लास्ट वेरिएबल की वैल्यू है विच इज c, जबकि हमने प्रिंटफ में %d के साथ कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, दूसरा डेमो जो आपने देखा था वो आप इन तीनों के एड्रेसेस देखिए, जो मैंने नहीं दिखाया था अब दिखा रहा हूं आपको। देखिए, आपको एड्रेसेस भी बताएंगे किस स्टाइल में कंपाइलर ने मेमोरी में रखता है। तो मैंने यहां पर एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करा %u के साथ, कॉमा एड्रेस ऑफ ए, फिर इसके नीचे मैंने कहा printf \n एड्रेस ऑफ b इक्वल टू %u, कॉमा एड्रेस ऑफ b, और फिर मैंने यहां कहा printf एड्रेस ऑफ c इक्वल टू %u, कॉमा एड्रेस ऑफ c। देखिए और बताइए, कुछ आपको इन एड्रेसेस में रिलेशन दिख रहा है? देखिए, पहचानने की कोशिश करिए। जो एड्रेसेस कंपाइलर आपको शो कर रहा है उनमें कुछ रिलेशन दिख रहा है? जरूर दिख रहा होगा। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये सारे एड्रेसेस स्टैक स्टाइल में चल रहे हैं मेमोरी में। कैसे चल रहे हैं ध्यान से देखिए। कंपाइलर ने ऐसा स्टैक रखा है। कंपाइलर का स्टैक याद रखिएगा अपसाइड डाउन होता है, समझ रहे हैं? अप साइड डाउन होता है कंपाइलर का स्टैक। हमारा स्टैक का बेस नीचे और ओपन एंड ऊपर होता है ना? जो हम स्टैक बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं ना, डायग्राम वाइज। कंपाइलर इसे उल्टा ड्रॉ करता है मेमोरी में। तो नोटिस करिए, सबसे नीचे ए है, उसके ऊपर बी है, उसके ऊपर सी है, राइट? तो ए का एड्रेस आपको दिखेगा सबसे ज्यादा 65524, ये ए का एड्रेस है। बी का एड्रेस दिखेगा 65522 और सी का एड्रेस आपको दिखेगा 65520। ये कंपाइलर का स्टाइल है मेमोरी में डेटा को मेंटेन करने का। आ रही है बात समझ? आगे बढ़ूं? ठीक है, अब अगली जरूरी बात, अपन ने ए के अंदर 10 डाला हुआ है। वो मैं आपको जब रिकर्जन पढ़ाऊंगा नेहा तब समझाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कुछ दिन के लिए
पोस्टपोन कर दीजिए रिकर्जन तक, रिकर्जन चैप्टर आने दीजिए, अपन समझेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, उसके लिए आपको मेमोरी आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा और वो आर्किटेक्चर हम रिकर्जन में सीखेंगे। ठीक, अब अंदर की तरफ देखिए। अब अंदर मैंने करा प्रिंटफ में परसेंटेज डी कॉमा प्लस प्लस ए कॉमा प्लस प्लस ए कॉमा ए प्लस प्लस। क्या आ रहा है इसका आंसर, बताइए जरा, जल्दी जल्दी बोलिए क्या आना चाहिए जो अभी आपने प्रोसेस समझा उसके अनुसार। वेरी गुड मनीष, आएगा भी यही, चेक करिए 13, 12, 10। राइट, सो ये बातें इस बात की तरफ इंडिकेशन कर रही हैं कि आप मेमोरी में डेटा कैसे भी इमेजिन करें, कंपाइलर जब करता है तो किस स्टाइल में स्टोर करता है। आंसर इज, कंपाइलर जब भी इसे स्टोर करता है हमेशा स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। रहेगा याद, आगे बढ़ू। हाँ बिल्कुल, डिफरेंट डेटा टाइप्स के बनाएंगे अर्पित, तब भी मेमोरी में वो स्टैक नहीं जाएंगे। राइट, और एड्रेसेस का जो गैप आएगा वो डेटा टाइप के साइज के अनुसार होगा। ठीक है, चलूं आगे। अब आ जाइए स्टैक का थर्ड यूज। लीफो हुआ ना, खुल तो डेटा निकल तो फर्स्ट एंड से ही रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है टॉप से क्लोज है कि बॉटम से क्लोज है, बात तो बराबर है ना। डेटा तो उसी एंड से निकलेगा जो एंड ओपन है, तो जो एंड ओपन है उसी एंड से डेटा बाहर आ रहा है, तो लीफो तो हो ही रहा है। लास्ट में कौन गया मेमोरी में, क्यों सुमित, मेमोरी में लास्ट में कौन गया। मेमोरी में अगर एबीसी हमने डिक्लेयर करे तो आखिरी में कौन एंटर हुआ, आखिरी में नहीं, मैं एबीसी की बात कर रहा हूं। अगर एबीसी मेमोरी में गए तो लास्ट में कौन बाहर आए, कौन एंटर हुआ, लास्ट में ए एंटर हुआ। ये देखो ये कंफ्यूजन है तुम्हारे दिमाग में, अगर मैंने एबीसी डिक्लेयर करा है तो लास्ट में ए एंटर होगा। ध्यान से सोचो, अगर एबीसी डिक्लेयर्ड है तो ए सबसे पहले गया है। मैं डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूं, प्रिंटफ में पास करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं अगर ए बी सी हमने डिक्लेयर करा डिक्लेरेशन में तो सबसे पहले मेमोरी में ए गया, सबसे नीचे ए है, उसके ऊपर बी है, उसके ऊपर सी है, तो टॉप से बाहर सबसे पहले तो सी ही आया ना। ये वाले एग्जाम्पल की बात हो रही है, ये वाला एग्जाम्पल, लेट मी शो यू दिस। इसमें सबसे पहले मेमोरी में ए गया है, फिर बी, फिर सी गया, तो अभी भी तो बाहर पहले सी आया ना, तो लीफो ही तो हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट ही तो हो रहा है। ठीक है, अब ये बताइए, जब आप सी लैंग्वेज में, जावा लैंग्वेज में, किसी भी दुनिया की लैंग्वेज में सारे कंपाइलर्स ऐसा ही करते हैं मनीष, सारे कंपाइलर, जावा भी ऐसा ही करती है, डॉटनेट के कंपाइलर्स भी यही करते हैं, पाइथन भी यही करती है, सब यही करते हैं। ठीक है, अब सुनिए गौर से, अब मैं कह रहा हूं जब भी आप सी लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई फंक्शन को कॉल करते हैं, कोई फंक्शन को कॉल करते हैं, तो कंपाइलर जहां से आप कॉल कर रहे हैं उस जगह को छोड़कर जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उस पे जंप करता है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, करता है। ठीक है, मेरी बात को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। इमेजिन करिए मेरे पास मेन है, इमेजिन करिए मैंने मेन के अंदर से शो नाम का फंक्शन कॉल करा है और मैंने यहां पर लिखा है प्रिंटफ में बैक टू मेन।
ठीक है, ये लाइन मैंने लिखी और यहां मेरा एक गेट ch है और ये मेरा शो नाम का फंक्शन डिफाइंड है, वॉइड शो, राइट। शो के अंदर मैंने कुछ प्रिंट करा है इनसाइड शो, बल्कि इसको और इंटरेस्टिंग कर देते हैं। शो के अंदर से मैंने डिस्प्ले कॉल करा है और शो में लिखा है इनसाइड शो, और मैंने ये बनाया है डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर मैंने लिखा है printf \n इनसाइड डिस्प्ले। अब मुझे बताइए, प्रोग्राम में फंक्शन जरूर 3 दिख रहे हैं, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होगा? जल्दी बोलिए। एग्जीक्यूशन स्टार्ट मेन से होगा। अब दिमाग दौड़ाइए, जब कंपाइलर को शो का कॉल दिखेगा तो कंपाइलर शो फंक्शन पे जंप करेगा? करेगा। क्या मेन खत्म हो गया है? क्या मेन का एग्जीक्यूशन ओवर हो गया है? नहीं, कंपाइलर को अच्छे से पता है मेन अभी बाकी है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो शो के बाद जो आपको मेन में अगली लाइन दिख रही है, कौन सी लाइन है अगली, बताइए। शो के बाद, शो के कॉल के बाद मेन में अगली लाइन कौन सी है? प्रिंटफ। कंपाइलर इस लाइन का जो एड्रेस है, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन का जो एड्रेस है वो स्टैक में पुश कर देगा, स्टैक में पुश कर देगा। यानी कंपाइलर ने स्टैक में प्रिंटफ के एड्रेस को पुश कर दिया। ऐसा उसने शो के कॉल को एग्जीक्यूट करने से पहले करा। दैट मीन्स जब भी कंपाइलर्स किसी फंक्शन का कॉल देखते हैं तो जो कॉलिंग फंक्शन है, या कॉलिंग फंक्शन मेन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? मेन कॉल कर रहा है और शो हमारा कॉल्ड फंक्शन है। तो कंपाइलर जब भी कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन की तरफ जाता है तो ये देखते हुए कि कॉलिंग फंक्शन में अभी अगला लाइन एग्जीक्यूट होना बाकी है, कंपाइलर इस अगले लाइन का एड्रेस स्टैक में पुश करता है। इसको पुश करने के बाद कंपाइलर अब शो पे जंप करेगा। शो अभी चल पाता उससे पहले उसमें डिस्प्ले का कॉल आ गया। ये बताइए, शो खत्म हो गया? नहीं हुआ, शो का अभी बॉडी बाकी है। तो डिस्प्ले पे जंप करने से पहले कंपाइलर शो के इस प्रिंटफ को भी स्टैक में पुश कर देगा। फिर कंपाइलर डिस्प्ले में आएगा, डिस्प्ले में मैसेज लिखा हुआ है इनसाइड डिस्प्ले। तो अगर आप बात समझ रहे हो तो आउटपुट में सबसे पहले इनसाइड डिस्प्ले आएगा, उसके बाद डिस्प्ले का काम खत्म, यस और नो? खत्म। तो कंपाइलर जब डिस्प्ले से वापस लौटेगा तो गौर करिए, सीधा शो के पास नहीं जाएगा, डिस्प्ले से जब वापस लौटेगा तो यहां जाएगा। यहां उसे पता चलेगा ये वो लाइन है, मैं आपको प्रिंटफ दिखा रहा हूं, या एक्चुअल में उसने क्या डाला है? प्रिंटफ डाला है, या प्रिंटफ वाली लाइन का एड्रेस डाला है? एड्रेस डाला है, प्रिंटफ नहीं लिखा है यहां पर, एड्रेस स्टोर्ड है, इस लाइन का एड्रेस, राइट। तो कंपाइलर इस एड्रेस को पॉप करेगा। जब इसे पॉप करेगा तो ये वाला प्रिंटफ का कॉल एग्जीक्यूट होगा। तो स्क्रीन पे अगला आउटपुट साइड शो, और जब हम शो से वापस जाएंगे तो फिर कंपाइलर स्टैक पे आएगा, स्टैक से पॉप करेगा ये वाला प्रिंटफ। तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा इनसाइड, सॉरी, स्क्रीन पे आएगा बैक टू मेन। ओके, इसका मतलब कंपाइलर जब किसी भी फंक्शन पे विजिट करता है तो आप मानते हैं उस फंक्शन पे जाते हुए और वहां से वापस आते हुए कंपाइलर दो बार स्टैक मेंटेन करता है? कैन आई से दिस? वेरी गुड। So whenever compiler finds a function call, then just before leaving the calling function, the compiler pushes the address of next executable instruction of the calling function in a stack. Then while returning
from the called function, compiler pops this address from the stack and resumes the execution of the remaining part of the calling function. Thus, we say that every function call forces the compiler to update the stack. कितनी बार? जितनी बार फंक्शन कॉल आएगा स्टैक कितनी बार अपडेट होगा? जल्दी जल्दी बोलिए। 2 बार। कैसे? एक बार जाते वक्त पुश होगा, एक बार आते वक्त पॉप होगा। प्रिंस का डाउट है, अगर कोई एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, प्रिंस कर्ली ब्रेस तो होगा? ये बताओ, ये कर्ली ब्रेस तो होगा? ये भी अपने आप में एक इंस्ट्रक्शन है जो कंपाइलर को ये बताएगा कि यह फंक्शन एंड हो रहा है, इसका भी एड्रेस पुश करेगा वो, राइट? ठीक है। अब बचा एक और फाइनल यूज जिसका डिस्कशन मैं करूंगा ट्यूसडे, जब हम डिस्कस करेंगे इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। स्टैक का सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर यूज। ठीक है, तो अभी तक तो आप कंपाइलर स्टैक कैसे यूज कर रहा है ये समझ रहे थे। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एज अ प्रोग्रामर हम स्टैक को कैसे और कहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये हैं स्लाइड्स के नंबर्स, स्क्रीनशॉट्स लेते चलिए आप, और बाकी मैं लास्ट में पोस्ट कर ही दूंगा ग्रुप में। हो गया? सेकंड स्लाइड, लास्ट स्लाइड, 2 सेकंड। हाँ, ये है लास्ट स्लाइड। बताइए इसमें क्या डाउट है? कोई डाउट है? हो गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।